आप सब खैरियत से होंगे। और उम्मीद है कि आप सब एहतियात से घरों में अपने रह रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात वगैरह हो रही हैं। तो लिहाजा आप अपने घरों में रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज का हमारा चौथा लेक्चर है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने दो इसकी टाइप्स पढ़ी थी, रेंज ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशंस की। ठीक है, पर्सनल डाटाबेस और क्लाइंट सर्वर डाटाबेस। आज जो हम इसकी टाइप पढ़ेंगे वह वर्ल्ड मल्टी टायर क्लाइंट डाटाबेस। अब मल्टी टायर क्लाइंट डाटाबेस क्या होता है कि ये एक ख़ास किस्म की डाटाबेस इस तरह का डिज़ाइन किया होता है जो कि एक कम अज़ कम बहुत बड़े ग्रुप को ये मैनेज कर सके। जिस तरह पिछले हमने क्लाइंट सर्वर में देखा था कि ये डाटाबेस जो होता है ये इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये कम अज़ कम एक ग्रुप जो किसी एक ख़ास प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है ये उसको हैंडल कर सके। लेकिन जो मल्टी टायर डाटाबेस है ये एक ग्रुप से भी बड़ा होता है। ये तकरीबन इतना इस तरह इसको डिज़ाइन किया जाता है कि कम अज़ कम 25 से 100 लोग जो होते हैं वो इसको एक डिज़ाइन कर सकते हैं। जो कि मल्टी टायर क्लाइंट डाटाबेस मोस्टली यूज़ किया जाता है डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक भी डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे इस डाटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं। क्लाइंट सर्वर डाटाबेस की इतनी ज़्यादा वो कह लें कि नहीं एबिलिटी नहीं होती कि जो कि इतने ज़्यादा लोगों को हैंडल कर सके। तो इस वजह से फिर क्या किया जाता है कि मल्टी टायर क्लाइंट डाटाबेस को इस्तेमाल किया जाता है। अब मल्टी टायर डाटाबेस एक डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो 25 से ज़्यादा हो सकते हैं और 100 से कम हो सकते हैं। यानी इतने लोगों को हैंडल करने के लिए ये एक ख़ास किस्म की डाटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। अब मल्टी टायर का क्या मतलब है, इसमें चूँकि एक से ज़्यादा फेजेस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डाटाबेस को यूज़र से ट्रांसफ़र होकर डाटाबेस तक और डाटाबेस से यूज़र तक इंफॉर्मेशन आने में इसके अंदर कुछ ओवर स्टेपिंग होती है। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा इसके अंदर स्टेप भी पाए जाते हैं। इसका पहले क्या होता है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट के लोग उस डाटाबेस को ही इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स, एचआर डिपार्टमेंट और उसके बाद पेमेंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इनपुट्स आउटपुट का जितना भी डिपार्टमेंट होता है, या आप ये कह लें कि उसका स्टॉक का जितना भी हैंडल कर रहा होता है वो एक डिपार्टमेंट उसका एक अलहदा होता है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इनके सब के डाटाबेस जो होते हैं वो अलहदा अलहदा होते हैं। ठीक है, जो कि इसको हैंडल कर रहे होते हैं। अब मल्टी टायर क्लाइंट डाटाबेस में क्या किया जाता है कि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हर एक के लिए ये अलग अलग से एबिलिटी होती है। अब डाटाबेस के दरमियान और यूज़र के दरमियान, ठीक है, एक ख़ास किस्म की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यहाँ आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग कर रही हैं तो उसके लिए फिर आपको वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी एक ऐसा होता है जो कि आपके डाटाबेस को हैंडल कर रहा होता है। अब जब कोई भी यूज़र आएगा वो क्या करेगा कि उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाटाबेस तक एक्सेस करेगा। ठीक है, और उसके आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आपको निकाल के दे देगा। तो इसी तरह इसकी एक सिंपल और एग्जांपल है कि वेब सर्वर क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अपना ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आपने इंटरनेट पे कोई क्यूरी सर्च करनी है, उसके नतीजे में क्या होता है कि आप अपने गूगल के ऊपर लिखते हो, वो क्या करता है कि वो इंटरनेट के सर्वर्स के पास जाता है। ठीक है, क्योंकि डाटा जितना भी होता है इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ वो किसी ना किसी सर्वर के अंदर सेव होता है। तो वो क्या होता है कि वो डाटाबेस के वो सर्वर के पास जाता है, वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर क्या करता है कि जी जो भी आपकी क्यूरीज है या जो भी आपने जिसके रिलेटेड आपने डाटा को सर्च करना है, वो क्या करता है कि आपके डाटा को उसके वो जब उसकी एप्लीकेशन रन होती है तो वो क्या करता है डाटाबेस के सर्वर के अंदर जो भी डाटाबेस आपकी क्यूरीज के मुताबिक पड़ा हुआ होता है वो आपको उठा के दे देता है। तो इसी तरह ये एक मल्टी टायर क्लाइंट डाटाबेस कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर यूज़र का और डाटाबेस का कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। तो इसके लिए लिहाजा कोई ना कोई एक इसके दरमियान में एक इस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जो कि
क्या करे कि यूज़र को डायरेक्ट बेस तक एक्सेस नहीं देता। ठीक है, यानी कि आपने किसी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, एप्लीकेशन सर्वर ने या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने आगे फिर क्या करना है, वो आपके डाटाबेस को सेंड करनी है। तो डाटाबेस उसके मुताबिक वो आपकी जो भी रिस्पॉन्स करेगा वो एप्लीकेशन को करेगा, सॉफ्टवेयर को, या अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हो तो वो वेब सर्वर को रिस्पॉन्स करेगा, और वेब सर्वर फिर आगे क्या करेगा, आपको वो डाटाबेस तक एक्सेस करेगा। अब इसका जो ये होता है कि ये डाटाबेस इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अब ज़ाहिर है अब इसको एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल, यानी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि बहुत सिक्योर नहीं रहता। ठीक है, तो इस वजह से इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ताकि कोई भी जो बंदा है, ये जो भी कोई भी इंसान है जो कि ऑथोराइज्ड है, जो कि इस डाटा को एक्सेस कर सकता है, सिर्फ वही इसको एक्सेस करे, अदरवाइज को दूसरा बंदा एक्सेस ना करे। इसका और ये कि ये एडवांटेज है कि कोई भी बंदा जो कि इसको डाटाबेस को यूज़ कर रहा है वो कहीं पे भी बैठ के आप डाटाबेस को इस्तेमाल कर सकता है जो कि ऑथोराइज्ड है, जिसको एक्सेस है, अदरवाइज कोई दूसरा बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है आगे इंटरप्राइज एप्लीकेशन या इंटरप्राइज डाटाबेस। अब इंटरप्राइज क्या होती है, जिस तरह हमने पढ़े हैं सारे पीछे, पर्सनल डाटाबेस, क्लाइंट सर्वर डाटाबेस, मल्टी टायर डाटाबेस, ये सारे के सारे एक ख़ास मखसूस इस यानी कि ग्रुप के लिए या मखसूस लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है ये एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब क्या होता है कि अब हर डिपार्टमेंट तो अपना डाटा तो मैनेज करता है, लेकिन उसका डाटा पूरी की पूरी एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कहीं और भी मैनेज कर रहा होता है। सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है और उसके जो दफ्तर हैं वो एक से ज़्यादा जगहों पे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक ऐसी जगह होगी जहाँ के ऊपर कि वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन और उसके रिलेटेड जितने भी उसके इंस्टीट्यूशन हैं या दफ्तर वगैरह हैं उनका डाटा कहीं एक जगह के ऊपर सेव हो रहा होता है। तो ये जो होती है इसको आम अल्फाज में हम डाटा वेयर हाउस कहा जाता है, जो कि पूरी की पूरी डाटाबेस को हैंडल करता है। क्योंकि ये इसका काम क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जितना भी डाटा होता है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका दफ्तर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, या अगर पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है तो उसका मुख्तलिफ सूबे के अंदर या मुख्तलिफ ज़िले के अंदर उसका हो सकता है। तो फिर क्या किया जाता है कि एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ के उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो सेव हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा होता है, ठीक है, एक क्योंकि एक सिंपल से ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा खुद करना तो इजी होता है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ जो कि मुख्तलिफ क्या लेके कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही होती है, ठीक है, उसके काम मुख्तलिफ कंट्रीज़ के काम करने की वजह से उसका डाटाबेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो फिर इस तरह एक अलग जगह से इसको डाटाबेस को हैंडल करना पड़ता है। अब इसके अंदर जो दो मेन चीज़ें होती हैं वो क्या होती है कि ईआरपी सबसे पहले आता है, जिसको कहा जाता है कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये ईआरपी क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाती है। कोई भी जो कंपनी होती है या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने हिसाब से अपना एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाती है जो कि ईआरपी कहा जाता है। इसके अंदर ईआरपी क्या काम करता है, ईआरपी एक इस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को हैंडल करता है, ठीक है, यानी कितनी इनपुट किस तरह इनपुट होगी, किस तरह आउटपुट होगी, किस तरह चीज़ों को मेंटेन रखा जाएगा, रॉ मटेरियल्स वगैरह। उसके बाद जितनी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वर्क वगैरह या कोई काम वगैरह हो रहा होता है, ठीक है, ईआरपी सारे का सारा उसको हैंडल करता है। अब अगर हम कोई किसी एक ख़ास काम के लिए बनाते हैं तो वो तो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर हम अब एक इस किस्म का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करे तो उसको ईआरपी का नाम दिया जाता है, यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका ये क्या करता है कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को हैंडल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, यानी कि उसके कस्टमर्स वगैरह को हैंडल करना है, कस्टमर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट है, इस तरह यानी कि ये सारे का सारा जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हैंडल करना जो होता है वो
इसी सॉफ्टवेयर दिए ईआरपी, जिसको नाम दिया जाता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये चूँकि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और ये इंडस्ट्री की प्रोग्रेस प्रोग्रेस और उसकी डिसीजन मेकिंग में एक अहम रोल अदा करता है। उसके बाद डाटा वेयर हाउस, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को काम कर, अब उसका डाटा जो होता है वो एक मखसूस जगह के ऊपर सेव होता है। ठीक है, अब उस जगह को डाटा वेयर हाउस का नाम दिया जाता है। ठीक है, डाटा वेयर हाउस में क्या होता है, अब सिंपल सी इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या करती है कि जी वो अपना डाटा अपने यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक इसका ऑफिस है, वो क्या करना चाहते हैं कि अपना डाटा जो होता है वो एक अलग तरह से उसको हैंडल करना चाहते हैं, यानी कि वो सारे का सारा डाटा कोई और एक ऐसी जगह हो कि जहाँ पे सारे का सारा डाटा मौजूद हो और उसका उस तक एक्सेस हो सके। तो अगर तो वो क्या करते हैं कि एक अपना ऑफिस बनाते हैं, ठीक है, जिसको डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वहाँ पे सर्वर्स वगैरह पड़े होते हैं, जिनके अंदर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उस सारे का सारा डाटाबेस वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से उसको डाटा वेयर हाउस का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर कोई और बड़ी 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 कंपनीज हैं, जिस तरह के जो कि पूरे मुल्क के जिनका के ऑल ओवर दी वर्ल्ड या इंटरनेशनल कम होती हैं, तो फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर नहीं करती, बल्कि वो एक अलहदा से वो क्या करते हैं कि अपने डाटा वेयर हाउस उन्होंने बनाए हुए होते हैं, जहाँ पर उनके डाटाबेस को मैनेज किया जाता है या हैंडल किया जाता है। तो डाटा वेयर हाउस यही होता है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो होता है वो पूरे का पूरा पड़ा हुआ होता है और लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं। और इसका एक एडवांटेज ये होता है कि कोई भी बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, ठीक है, जिसको ऑथराइजेशन है कि वो इस डाटा को एक्सेस कर सकता है और वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। और डाटा वेयर हाउस जो कि ज़्यादातर बड़ी फर्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम छोटी फर्म्स वगैरह जो होती हैं वो डाटा वेयर हाउस को नहीं मैनेज कर सकती। ठीक है, यानी जिनका जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, वही सिर्फ डाटा वेयर हाउसेस को मैनेज कर सकती हैं, जिनका कि एक बहुत बड़ा वसी कारोबार है या वसी इलाके के ऊपर वो कारोबार कर रहे होते हैं, वही सिर्फ डाटा वेयर हाउसेस को मैनेज करते हैं। अदरवाइज आम कंपनीज जो होती हैं वो इस डाटा वेयर हाउस को हैंडल ही नहीं कर सकती, क्योंकि उनको फिर क्या करना पड़ता है कि उनको इसके लिए अलहदा से एक स्टाफ हायर करना पड़ता है, ठीक है, जो कि डाटा को हैंडल करे। तो वो क्या करते हैं कि जो छोटी कंपनीज होती हैं वो तो अपने किसी दफ्तर के अंदर ही वो अपना एक डाटा वेयर हाउस बना लेते हैं जहाँ पे कि वो हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो क्या करते हैं कि वो किसी एक ख़ास जगह के ऊपर अपना अलग से डाटा वेयर हाउस बनाते हैं, जहाँ के उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डाटा जो होता है वो मौजूद होता है और उस पर बहुत ज़्यादा सर्वर्स काम कर रहे होते हैं। जिसकी सिंपल सी मिसाल मैं देता हूँ अगर आपको, गूगल की, ठीक है, अब गूगल के जो मेन सर्वर्स पड़े हुए हैं वो कैलिफोर्निया में पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब अगर उसने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी एशिया को उसने हैंडल करना है, तो वो क्या होगा कि अब ये यहाँ से आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करते हैं तो वो ये नहीं होती कि डायरेक्ट कैलिफोर्निया में जाती, बल्कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने कुछ सर्वर जो हुए हैं वो एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में रखे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी करते हैं तो वो यहाँ पर एशिया के अंदर ही जितने सर्वर्स वगैरह पड़े होते हैं उसके ऊपर ही वो उसको सेव किया जाता है। अदरवाइज़ ये यानी कि मुख्तलिफ वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सर्वर रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि उसको हैंडल करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब डेटाबेस किस तरह एक डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है और क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो SDLC आता है, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसके फॉलो करते हुए मुख्तलिफ यानी कि उसके मुख्तलिफ जो आप कह लो कि स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी जो सिस्टम है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। अब जब डेटाबेस को डेवलपमेंट किया जाता है तो यहाँ पर दो तरह की टेक्निक्स जो होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। एक बॉटम
टॉप डाउन स्ट्रेटजी और दूसरी जो होती है वो बॉटम टॉप स्ट्रेटजी होती है। अब इसमें क्या किया जाता है कि दो जो कि टॉप डाउन होती है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये देखा जाता है जब कोई भी डेटाबेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि अच्छा जी, ये जो सबसे पहले जो डेटाबेस होता है उसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कोई भी जो डिज़ाइनर्स होता है जो कि सॉफ्टवेयर को या डेटाबेस को डेवलप कर रहा होता है, वो क्या करता है कि उस पूरे के पूरे डेटाबेस को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करता हुआ एंड पे वो क्या करता है कि बिल्कुल सिंपल हिस्सों में वो उसको डिवाइड कर देता है, जिसको कि हैंडल करना बहुत ज़्यादा इजी होता है डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक डाटाबेस जो होता है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग पार्ट्स के ऊपर काम करना ईजी हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल ये कह लें कि जी एक बैंक है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने अपना एक डाटा बेस बनवानी है। तो डाटाबेस बनवाने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी जो जाता है तो अच्छा जी, डाटाबेस सबसे पहले तो क्या होती है, वो होती तो बैंक की है, ठीक है। बैंक की अब उसमें क्या किया जाता है कि उसको फर्दर जो डाटाबेस है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। बैंक के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह डिपॉजिट का हो गया, कैश का हो गया, उसके बाद जिस तरह वो कर्जे वगैरह के लिए या अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अलग अलग से काम कर रहे होता है। फिर क्या किया जाता है कि वो पूरे के पूरे डाटाबेस को उसके डिपार्टमेंट के लिहाज से अलग अलग पार्ट्स में तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको कि आगे प्रोसेस करना या हैंडल करना बहुत इजी होता है। और दूसरी जो इसकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, बॉटम अप स्ट्रेटजी। अब बॉटम अप में क्या होता है कि सबसे पहले वो क्या किया जाता है कि जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको फिर इकट्ठा करके उनको एक मेन डाटाबेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जिस तरह बैंक की अगर मैंने आपको सिंपल सी मिसाल दी है, लेकिन अब इसमें क्या हमने पहले क्या किया था कि जो टॉप डाउन थी उसके में हमने ये किया था कि जी बैंक के डाटाबेस को मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम कर दिया था। लेकिन इसमें जो बॉटम अप होती है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनको सबको फिर इंटीग्रेट करके मर्ज करके एक मुकम्मल जो होता है वो बैंक का डाटाबेस बना दिया जाता है। तो ये तो इसके अंदर थी मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजी यूज़ होती हैं। अब जब कोई भी डिज़ाइनर वगैरह या कोई भी कंपनी जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, डाटाबेस हैंडल करते हैं, सबसे पहले उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जी हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाना है इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या इस कंपनी के अंदर कौन कौन से काम हो रहे होते हैं और उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी वो मुख्तलिफ कुछ तो सर्वेज वगैरह करते हैं, कुछ डिज़ाइनर अपने तौर के ऊपर मुख्तलिफ चार्ट्स वगैरह बनाकर, ठीक है, या ग्राफ वगैरह बनाकर वो उसको डिज़ाइन करते हैं कि वो हर एक की अपनी अपनी तकनीक होती है, जिस तरह वो इसको इजीली हैंडल कर सके वो ही यूज़ करते हैं। अब कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डिसीजन चार्ट्स भी बना लेते हैं, ठीक है जी, क्या क्या कंपनी को रिक्वायर्ड है और कंपनी ने आगे किस तरह इसको प्रोसेस करना है। सबसे पहले जो पहले इसका स्टेप है, ठीक है, यानी SDLC का, वो है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले लेकिन डाटाबेस के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे प्लानिंग दो तरह की है, एक इंटरप्राइज प्लानिंग और दूसरी कंसेप्चुअल प्लानिंग। इंटरप्राइज प्लानिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जी अच्छा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटाबेस बनवा रही है, ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी जो डेवलपर वगैरह होते हैं या वेब जो डाटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उस कंपनी का जो सिस्टम है उसको पहले देखते हैं कि जी अच्छा अगर पहले ये डाटाबेस यूज़ कर रहे थे तो किस किस्म का डाटाबेस ये इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि जो कि उनका पहले से मौजूदा सिस्टम होता है उसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी की जाती है कि जी पहले ये किस तरह काम कर रहे थे और अब इनको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है जो कि ये अपडेट करवाना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर्स को। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि कंपनीज के मुख्तलिफ लोगों से सर्वेज वगैरह भी, क्वेश्चनर भी तैयार की जाती हैं, सर्वे वगैरह भी किए जाती हैं, यानी अलग अलग लोगों से उसकी राय भी ली जाती है कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का आपका जो नया डाटाबेस है वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह वो काम करना चाहिए। यानी कि ये सारी की सारी जितनी भी उस डाटाबेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि कंपनीज के लोगों के अंदर से या उसका जो सिस्टम पहले सिस्टम काम कर रहा होता है उसके रिव्यू करके वहाँ से ये ली जाती हैं। उसके बाद प्लानिंग का जो दूसरा वो कंसेप्चुअल है, ठीक है। प्लानिंग में क्या किया जाता है कि अब जिस तरह सिंपल सी जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है प्लान,
ठीक है, यानी सबसे पहले चीज़ों का प्लान तैयार किया जाता है, उसकी मनसूबाबंदी की जाती है कि जी किस तरह हमने इसके ऊपर काम करना है। तो कंसेप्चुअल में क्या किया जाता है, कंसेप्चुअल में सबसे पहले इसको इस तरह से देखा जाता है कि जी अच्छा जी ये डाटाबेस इन्होंने डिज़ाइन करना है, उसके पहले क्या किया जाता है कि मेन मेन जो एंटिटीज़, ठीक है, यानी मेन एंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके जो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, सबसे पहले उनको डिफाइन किया जाता है प्लानिंग के अंदर कि जी अच्छा ये चीज़ें हैं, ये इस तरह इसके अंदर ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं उसके रिलेटेड जो होता है कि एक व्यू क्रिएट किया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद उनके रिलेशनशिप्स क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा जी अगर ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं तो ये किस तरह आपस में वर्क करते हैं, ठीक है, ये किस तरह आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये डाटाबेस के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, इस तरह का जितना भी यानी कि वो एक कंसेप्चुअल क्रिएट किया जाता है अपने जहन के अंदर, उसको एक खाका कंसेप्ट बनाया जाता है कि जी ये डाटाबेस इस तरह का है, इसके अंदर ये चीज़ें काम करेंगी, ठीक है, यानी इसमें सिर्फ बेसिक प्लानिंग के अंदर कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ उसका एक व्यू किया जाता है, ठीक है, यानी डाटाबेस का एक जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है सिर्फ उसको जनरेट किया जाता है सिर्फ प्लानिंग के अंदर। उसके बाद आगे आ जाता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या किया जाता है, अब जब प्लानिंग कर ली जाती है, ठीक है, अब डाटाबेस के क्योंकि मुख्तलिफ एक स्टेप डाउन तकनीक चलती है, ठीक है, जिसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कुछ इस तरह की चीज़ें यानी स्टेप बाय स्टेप चलती है, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन एनालिसिस होती है, यानी कि प्लानिंग के अंदर आपने क्या करना है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो उसकी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब एनालिसिस में आपने क्या करना है, आगे एनालिसिस में आपने ये देखना होता है कि जी अच्छा हमने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली है, लेकिन अब क्या चीज़ें क्या इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन, या आप ये कह लें कि जो रॉ मटेरियल्स हमें क्या क्या चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन आप एक बहुत ज़्यादा इकट्ठी करते हैं, जब भी प्लानिंग या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं तो इसके रिलेटेड आप जितना भी डाटा होता है आप वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन एनालिसिस में आपने ये देखना होता है कि हमने इतना डाटा तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब इस डाटा में से हमें किस डाटा की ज़रूरत है, तो फिर उसके बारे में ये देखा जाता है। उसके बारे में अब एनालिसिस में क्या किया जाता है कि जितना भी आपने डाटा इकट्ठा किया होता है, अब इसकी एक तफसीली इसमें क्या किया जाता है कि इसमें अब पहले तो जो प्लानिंग फेज़ होता था इसमें हम सिर्फ क्या करते थे कि हम उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू लेते थे, ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन जब एनालिसिस किया जाता है तो एनालिसिस के अंदर फिर इसकी एक डिटेल डिस्कशन होती है, ठीक है, यानी कि इसमें यह देखा जाता है कि अच्छा इसकी मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, ठीक है, इसमें भी फिर क्या किया जाता है कि जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं उन सब को डिफ़ाइन किया जाता है। उसके बाद इनके जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि किस तरह ये जो एंटिटीज़ है ये आपस में वर्क करेंगी और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी, तो इस तमाम को भी इसके अंदर डिस्कस, जितने भी रिलेशनशिप्स उनके दरमियान बनते हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है कि जी ये इस तरह की आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। जिस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन का तबादला करते हैं या एक जो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर एक डिटेल में डिस्कस की कर ली जाती हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि अब ये तो हो गया है, ठीक है, लेकिन अब ये देख उसके बाद इसके कुछ रूल्स वगैरह यहाँ पे डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। उसके बाद डाटा डेफिनेशन वगैरह डिफ़ाइन की जा सकते हैं कि जी ये डाटा इस तरह का होगा और इसके बारे में लोग इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे और इसकी रिपोर्ट्स इस तरह जनरेट्स होंगी, ठीक है, यानी कि ये जितना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट किया जाता है जो कि आगे जिसने पूरे सिस्टम को आगे जाकर डेवलप करना है, ठीक है, वो सारे का सारा यहाँ पे एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया जाता है कि डाटा को किस तरह हैंडल करना है, डाटा किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, किस तरह लोग मुख्तलिफ लोगों के या डिपार्टमेंट्स के व्यूज़ बनाए जाते हैं। व्यूज़ क्या आते हैं जो कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग की जाती है कि क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है डाटाबेस से अट्रैक्ट करने के लिए, वो किस तरह से वो डाटाबेस के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जितनी भी तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो एनालिसिस के अंदर डिस्कस कर ली जाती हैं। उसके बाद आगे आ जाती है इसका जो थर्ड फेज़ है वह डिज़ाइनिंग के अंदर क्या किया जाता है। डिज़ाइनर के अंदर डाटाबेस की भी आगे दो तरह की डिज़ाइनिंग टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक लॉजिकल डिज़ाइनिंग और दूसरी है फिज़िकल डिज़ाइनिंग। अच्छा, अब लॉजिकल में क्या किया जाता है, लॉजिकल में जितना भी जो हमने इसका पहले जो स्कीमा यानी उसकी जो हमने अपने तौर पे एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू या अपने
ये कह लें कि पेपर वर्क हमने किया होता है, ठीक है, जो हमने उसको फिर क्या किया जाता है, उसको लॉजिकली इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है। यानी हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब वो डिपार्टमेंट्स इस तरह काम करते हैं, लेकिन अब वो जो होता है वो एक फिजिकल स्कीमा था, लेकिन अब क्या करना पड़ता है, उसको लॉजिकल में क्रिएट करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि लॉजिकल में हमें मुख्तलिफ रिलेशनशिप क्रिएट करने पड़ते हैं कि जी कोई भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या वो किस तरह एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से वो वर्क कर सकता है। यानी कि अब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसका अकेला डिपार्टमेंट्स अलग काम नहीं करता, ठीक है, लिहाजा वो क्या करते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे उनके रिलेशनशिप्स को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जी वो किस तरह रिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है लॉजिकल के अंदर, अब डाटाबेस लॉजिकल की डाटाबेस के अंदर क्या किया जाता है कि जो मुख्तलिफ टेबल्स वगैरह, यानी कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड डाटा टेबल्स की सूरत में हमने वहाँ पे रखा हुआ होता है, ठीक है, उनको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद ये डाटाबेस की कुछ लॉजिकल टर्म्स होती हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, साथ साथ डिफाइन भी करूँगा, ठीक है। इसमें प्राइमरी की किस तरह होगी, प्राइमरी की क्या होती है कि हर एक की वो जो एडिशनल या कह लो कि यूनिक आईडी होती है, ठीक है, जो कि उस टेबल को एज ए प्राइमरी की इस्तेमाल होती है। उसके बाद उसकी फॉरेन की किस तरह की होगी, उसके बाद इनके रिलेशनशिप्स किस तरह के क्रिएट करेंगे, वो 1 to 1 होंगे, 1 to many होंगे, यानी जितनी भी किस्म की इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि आपने वहाँ पे क्रिएट की होती हैं वो यहाँ पे आके आप उसको एक लॉजिक के अंदर क्या हो सकते हो कि कन्वर्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डाटाबेस, फिजिकल डाटाबेस में ये देखा जाता है कि जी अब ये जो हम कोई भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब ये कंप्यूटर के ऊपर वर्क किस तरह करेगा, ठीक है, क्योंकि अब कंप्यूटर के हिसाब से डाटाबेस को आपने खुद पहले सेलेक्ट करना है या चूज़ करना है कि जी हमें कौन सा डाटाबेस बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब डाटाबेस के अंदर या डीबीएमएस के जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं वो कई किस्म के होते हैं और वो अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं। फिर आपको जिसके ऊपर वर्क करना इजी लगता है आप क्या करते हो कि आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट करते हो, ठीक है। इसके अंदर जितना भी फिजिकल डाटाबेस के अंदर जो कि किसी सिस्टम के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर आपने उस डाटाबेस या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आपने रन करना है, ठीक है, आप वो क्या करते हो कि उसको उसके ऊपर डिज़ाइन करते हो। अब उसके बाद फिजिकल डाटाबेस के अंदर फिर ये भी देखा जाता है कि जो भी आपका पहले से काम पड़ा हुआ था जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है उसको आपने किस तरह डाटाबेस के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जितना भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ होता है उस डाटा को फिर क्या किया जाता है कि फिजिकली डाटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि जो भी टेबल्स वगैरह जो कि आपने बनाए क्रिएट किए होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपने वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाला डाटा जो होता है वो रखना शुरू कर दिया जाता है ताकि वो जो डाटाबेस है वो फिजिकली, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो सके। उसके बाद आ जाता है इसका जो अगला फेज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन, आप डाटाबेस को डिज़ाइन तो कर लिया, ठीक है, डाटाबेस मुकम्मल क्रिएट हो गया, अब इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले ज़ाहिर है आपका डाटाबेस जो है वो किसी ना किसी सिस्टम के ऊपर चलना है, ठीक है। तो डाटाबेस चूँकि डायरेक्ट डाटाबेस अगर आपने क्रिएट कर भी लिया है तो डाटाबेस डायरेक्ट तो किसी सिस्टम के ऊपर नहीं चल सकता, तो लिहाजा इसके लिए फिर सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो जो कि प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है कि उसमें C# आ जाती है, J# आती है, जावा आ जाती है, इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हो उनको यूज़ करते हुए आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद ज़ाहिर है कुछ डाटाबेस ने प्रोसेस भी करना है, उसके अंदर कुछ क्यूरीज लैंग्वेज भी चलती हैं। तो आजकल जो आमतौर पे यूज़ करते हैं क्यूरीज लैंग्वेज वो SQL क्यू लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये खास किस्म की लैंग्वेज होती है जो कि मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट अपडेट डिलीट की जो मुख्तलिफ चीज़ों की यानी डाटाबेस को हैंडल करने की मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्रिएट होती है। तो फिर इसके अंदर फिर डाटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए फिर वो क्या किया जाता है कि जो जितना भी डाटा होता है, ठीक है, वो इसके अंदर जो आपकी डाटाबेस क्रिएट हो चुकी होती है उसके अंदर वो आपका जो डाटा होता है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो आपके पुराने डाटाबेस से इंपोर्ट करना हो
पढ़ता हो, या आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का जो डाटा होता है वो उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। तो इस तरह जो आपकी एक डाटाबेस होती है वो मुकम्मल तौर के ऊपर क्रिएट हो चुकी होती है। यानी जिस तरह के एक DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ होता है उसके मुताबिक आप जिस तरह आप काम करना चाहते हो, ठीक है, उसके मुताबिक जो आपकी डाटाबेस है वो जनरेट हो चुकी होती है। तो इसके बाद फिर क्या किया जाता है कि जहाँ पे भी आपने डाटाबेस को रखना होता है, ठीक है, या डाटा वेयर हाउस में या आप कहीं पे भी आपने सर्वर्स के अंदर उसको इंस्टॉल करवाना होता है, तो फिर क्या किया जाता है कि जो भी डिज़ाइनर वगैरह डाटाबेस के डिज़ाइनर होते हैं वो आके उसको सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल कर जाते हैं। और इस तरह आपकी जो डाटाबेस या कोई भी जो भी आपने डाटाबेस का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया हुआ होता है, ठीक है, वो वहाँ पे आके इम्प्लीमेंट हो चुका होता है। उसके बाद जो इसका आखिरी पॉइंट है वो है इसका मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस जो डेटाबेस डेवलपमेंट के अंदर या SDLC के जितने भी हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स या उसके मुख्तलिफ फेजेस, वो तो सिर्फ एक दफ़ा करवाने पड़ते हैं, लेकिन मेंटेनेंस जो होती है ये बार बार करवानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटाबेस के अंदर कोई एरर वगैरह आ जाता है, ठीक है, या अगर आपने मुख्तलिफ अपडेशन करवानी होती है डाटाबेस के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मेंटेनेंस में आती हैं। और मेंटेनेंस जो होती है ये थ्रू आउट द लाइफ चलती है, यानी कि जितनी देर तक कोई भी वो सिस्टम रहेगा उतनी देर तक उसकी मेंटेनेंस भी होती रहेगी। तो लिहाजा जो सबसे मेन काम होता है किसी भी चीज़ को, या जो SDLC का सबसे मेन पॉइंट है वो है मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है, यानी सबसे उसको मेंटेन किया हुआ होता है कि मेंटेनेंस जब ज़ाहिर है वक्त टाइम बाय टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजिंग आती है, चेंजिंग आने की वजह से फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने डाटाबेस को भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, यानी इसमें से कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं, कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, या कुछ इसमें से रिमूव करवाना चाहते हैं। तो ये सारे का सारा जितना भी होगा ये सारे मेंटेनेंस के अंदर ही वो क्रिएट होगा कि ज़ाहिर है फिर वो क्या कर डाटा बेस मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने अपना कोई सिस्टम चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए मेंटेनेंस तो ज़रूरी है। या अगर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप ऐड करवा सकते हैं या रिमूव करवा सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के आप और भी फंक्शन जो होते हैं, ज़ाहिर एरर वगैरह भी आ जाते हैं, या सिस्टम के लिहाज से वो काम नहीं ठीक कर रहा या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो उसको भी अपडेट वगैरह करवाया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।